मैं कृष्णा गौर आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा हल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम ग्राम समाज और विकास लेखपाल के लिए सीरीज चला रहे हैं, इसमें कृषि टॉपिक हमारा चल रहा है। आज हम उसके भाग 4 की बात करते हैं, जो खाद्यान्नों का चौथा पार्ट और आखिरी पार्ट है। और इन दिनों इस 2 दिन में एक न्यूज़ चल रही है YouTube और न्यूज़ में और एजेंसीज जो है कि लेखपाल का फॉर्म लॉकडाउन के खत्म हो गया है। जैसा कि देखते हैं अभी लॉकिंग प्रथम चल रहा है और इसका 25 जून से फॉर्म लगभग आना तय है। 90% कथनों की माने तो आना तय ही है। तो हमको तैयारी और जोरदार तरीके से अपनी सुचारू रूप से बढ़ानी है और हम इस लॉकडाउन के पीरियड को अच्छा उपयोग किया है, हम पढ़ाई भी अच्छी किए होंगे। तो हम चलते हैं आगे, हम अपने टॉपिक पे ज़्यादा बातें ना करते हुए हम भाग 4 की बातें करते हैं, जो खाद्यान्न हमारा टॉपिक चल रहा है। क्या चल रहा है? खाद्यान्न। खाद्यान्न में आज हम तिलहन की बातें करेंगे। खाद्यान्न में हम आज किसकी बातें करेंगे? तिलहन की बातें करेंगे। तिलहन की कैसी खेती होती है, किस प्रकार से? तिलहन की खेती जो भारत में की जाती है, कम उपजाऊ वाली मिट्टी में की जाती है। कैसी खेती की जाती है इसकी? कम उपजाऊ वाली मिट्टी में, कम उपजाऊ वाली मिट्टी में की जाती है। तिलहन की फसल जो होती है ये 2 समयों में की जाती है, एक रबी, दूसरा खरीफ। रबी और खरीफ को हमने डिस्क्राइब कर दिया है। क्या है रबी और खरीफ? ये जो फसलों के 3 मौसम, रबी, खरीफ और जायद। लेकिन जो खाद्यान्न तिलहन है इसकी खेती रबी और खरीफ में की जाती है। रबी में की जाती है सरसों की खेती। ये सरसों है रबी की खेती का मुख्य फसल है। और हम खरीफ में आ जाए तो मूंगफली की खेती हम खरीफ के समय में करते हैं। और इसके उत्पादन की बात कर लेते हैं कि इसका उत्पादन सर्वाधिक किन राज्यों से होता है। जो हमारा तिलहन है उसका उत्पादन मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक के क्षेत्रों से ज़्यादा किया जाता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं उत्पादक राज्य कौन है? उत्पादक राज्य पहला तो मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान, आप इसको नोट करते हुए चलिए, राजस्थान। तीसरा गुजरात। चौथा है कर्नाटक में तिलहन की खेती की जाती है। चलिए हम अपने दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, दूसरे खाद्यान्न पे, जो है मुख्य वो भी है दालें। प्रोटीन का प्रचुर स्रोत। किसका प्रचुर स्रोत? प्रोटीन का प्रचुर स्रोत दालें। दालें की फसलें में क्या क्या है? अरहर है, मटर है, ये दालों की खेती में आते हैं। मूंग है और भी उड़द है, ये तमाम प्रकार की दालें हैं। दालें की फसलें कृषि के लिए किस प्रकार से लाभदायक हैं उसके बारे में बात करते हैं। जो दालें हैं इनके जो पौधे हैं ये फलीदार होते हैं। देखे होंगे आपने फली से, मटर की फली लगी है इस डायग्राम से समझिए। ये हमारा मटर का पौधा है, इसमें फली लगी है, ये फलीदार पौधा कहा जाता है। इस फलीदार पौधा होने की वजह से जो दालें हैं मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती हैं। किसकी मात्रा को बढ़ाती हैं? नाइट्रोजन की आपूर्ति करती हैं ये दालें, फलीदार पौधा होने के कारण। और विशेष दालों के बारे में और कुछ
बस इतना ही काफ़ी है दालों के बारे में, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो बनते ही नहीं हैं दालों के बारे में। चलिए हम तीसरे टॉपिक की बात करते हैं जो मुख्य है, उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गन्ना। गन्ना, चलिए गन्ने की बात कर लेते हैं। गन्ना क्या है? गन्ना थोड़ा इसके इतिहास की चर्चा कर लेते हैं। गन्ने का इतिहास ये है कि इसका जन्म स्थली भारत में ही है। ये भारत में ही सर्वप्रथम उगाया और पैदावार की गई है। गन्ना उत्पादन में है भारत ब्राजील के बाद दूसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे कौन है? ब्राजील है। ब्राजील पहले स्थान पर है, भारत दूसरे स्थान पर है। लेकिन अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, अकृषित क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए, खपत क्षेत्रफल अकृषित क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए, तो हमारा भारत पहले स्थान पर आ जाता है। चौथे स्थान पर आ जाता है, भारत पहले स्थान पर आ जाता है। भारत में वर्ल्ड वाइड की विश्व के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो 40% गन्ने का उत्पादन किया जाता है। कितने प्रतिशत? 40% गन्ने का उत्पादन किया जाता है। गन्ने की खेती के लिए 1 वर्ष का लंबा समय लगता है। कितना? 1 वर्ष का लंबा समय लगता है। 1 वर्ष का इसे समय चाहिए होता है। यह उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में फसल होती है इसकी, जिसके कारण इसे थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा, हम भौगोलिक दशाओं के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके कारण इसे भौगोलिक टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। ये वर्षा की भी आवश्यकता इसको बहुत ज़्यादा रहती है। कितना इसका टेम्परेचर? 20 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस इसके तापमान की आवश्यकता होती है, उच्च तापमान। ठीक है। और इसकी वर्षा कितनी आवश्यकता होती है? 100 से 200 सेंटीमीटर इसको वर्षा की आवश्यकता होती है। गन्ने की खेती के लिए कितनी आवश्यकता होती है? 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। और भारत में 92% गन्ने का सिंचित क्षेत्रों में खेती की जाती है। कितने प्रतिशत? जैसे ये प्लॉटिंग है जो भारत का कृषि सिंचित क्षेत्र है, उसके 92% भाग पर, कितने? 92% भाग पे गन्ना की खेती की जाती है भारत से। उत्पादन अब हम बात कर लेते हैं राज्यों के परिप्रेक्ष्य से। अब तक हमने किसके परिप्रेक्ष्य से बात किया? विश्व में 40% किसकी हिस्सेदारी है? भारत की हिस्सेदारी है 40%। आप इसको नोट करते हुए चलिएगा। और सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पहले नंबर पे यूपी, जिसकी हिस्सेदारी है 45%। कितनी? 45%। लगभग आधा हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की है। उसके बाद आ जाता है महाराष्ट्र और कर्नाटक। दूसरे पे है महाराष्ट्र। तीसरे पे है कर्नाटक। कौन राज्य है? कर्नाटक की हिस्सेदारी गन्ना उत्पादन में होती है। हमने तिलहन की बात कर ली, दाल की बात कर ली, गन्ना की बात कर ली। अब थोड़ा सा जो हम उन फसलों की बातें करते हैं जो ट्रेंडिंग में है, जिनका उपयोग बहुत अब के समय में बहुत ज़्यादा किया जाता है, और ये भारत का सबसे वर्तमान में चलने वाला प्रमुख पेय फसल है, चाय जिसको हम कहते हैं। इसकी भौगोलिक दशा क्या है? कौन सी भौगोलिक दशा? भौगोलिक दशा। अब हम इसकी भौगोलिक दशा के बाद बात कर लेते हैं, जिसको 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है। वर्षा इसको कितनी चाहिए? 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर। 250 सेंटीमीटर इसकी आवश्यकता है वर्षा की चाय को। और ये सीढ़ीनुमा खेतों में इसकी कृषि की जाती है। जैसे घाटियों में जो सीढ़ीनुमा खेत होते हैं
उस पर इसकी कृषि की जाती है। ऐसा नहीं कि इसको पानी की रुकावट चाहिए, नहीं, पानी होना चाहिए, लेकिन एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक निकल जाना चाहिए। इसमें पानी लगना नहीं चाहिए, नहीं तो इनके जड़ों में अगर पानी लग जाएगा तो ये खराब हो जाएंगे चाय की फसल। तापमान की बात कर लेते हैं। तापमान इसको 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस इसको तापमान की आवश्यकता होती है। चाय को कितना तापमान की आवश्यकता होती है? 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस हमारे तापमान की आवश्यकता होती है। मिट्टी की बात कर लेते हैं। मिट्टी इसे हरी गंध युक्त मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिनमें क्या है, जिनमें काली मिट्टी देखा जाए तो काली मिट्टी और लावा प्रधान मिट्टियों का आवश्यकता इसमें होती है। ऐसी खेती की बात कर लेते हैं। इसकी खेती जो श्रम प्रधान खेती कही जाती है, क्योंकि जो पत्तियां हैं उनको चुनना पड़ता है, सस्ते और श्रम प्रधान खेती कही जाती है चाय की खेती। और थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ इसका उत्पादन किस क्षेत्र में सर्वाधिक होता है। चाय के उत्पादन के बारे में आप तो जानते हैं कि सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी और सूरमा नदी की घाटी के बीच में इसकी उन्नत कृषि होती है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र और सूरमा नदी की घाटी के बीच में चाय की उत्तम कृषि होती है। और ये क्षेत्र सर्वाधिक जो क्षेत्र है असम में सर्वाधिक चाय की खेती की जाती है, जिसकी हिस्सेदारी है 50% उत्पादन असम से की जाती है। और ये विश्व व्यापार की दृष्टि से देखा जाए, भारत का चाय के उत्पादन में हिस्सेदारी 9% हिस्सेदारी है। कितनी है? 9%। वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो चाय की हिस्सेदारी है 9%। चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। और चाय की खेती के लिए व्यापार संगठन ने एक अंतर्राष्ट्रीय चाय उत्पादक मंच बनाया गया है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय चाय उत्पादक मंच, जिसका मुख्यालय कोलंबो श्रीलंका में है। कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय चाय उत्पादक मंच। इसको लिख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय चाय उत्पादक मंच, मुख्यालय कहाँ पे है? कोलंबो में है। हम चाय की बात कर लिए हैं, अब हम दूसरे पेय फसल की बात करेंगे, जिसे चॉकलेट और कॉफी के रूप में यूज किया जाता है, जिसे जानते हैं कहवा। कौन है? कहवा की हम खाद्यान्न फसल की बातें करते हैं। चलिए, कहवा भारत में उत्पादन कितने प्रतिशत होता है? 4% भारत में उत्पादन किया जाता है। कितने? 4% उत्पादन भारत में किया जाता है। कहवा की दो मुख्य फसलें हैं, दो मुख्य प्रकार की इसमें किस्में हैं, जो है अरेबिका और रोबस्टा। पहली कौन है? अरेबिका, दूसरी रोबस्टा। ये 60% भाग पर खेती की जाती है, ये 40% भाग पर की जाती है। और ये जहाँ तक खेती है, ये सब साउथ के रीजन में की जाती है। किसमें? साउथ के रीजन में की जाती है। और एक आपको सबसे मुख्य चीज बताते हैं, जिसमें उत्पादन में कर्नाटक की हिस्सेदारी, कर्नाटक की हिस्सेदारी 71% है। कितनी है? 71% कहवा के उत्पादन में कर्नाटक की हिस्सेदारी है, जिसमें इसके 2 जिले बहुत ही फेमस हैं जो उत्पादन करते हैं। एक है चिकमंगलूर
और मैं इंग्लिश में लिख दिया इसको, चिक मंगलूर, हसन और कोडागू। तीसरा कौन है? कोडागू, इसको भी लिख देते हैं कोडागू। ये है कर्नाटक के, किसके? कर्नाटक के 3 मुख्य जिले हैं जो कहवा का उत्पादन सर्वाधिक करते हैं। दूसरा है केरल, केरल का उत्पादन में हिस्सेदारी है 21%। केरल कितने हिस्सेदारी है इसकी? 21%। और कौन कौन से इसके क्षेत्र हैं? वायनाड डिस्ट्रिक्ट, बहुत फेमस डिस्ट्रिक्ट है वायनाड। वायनाड का वायनाड डिस्ट्रिक्ट सबसे फेमस है। और इसमें एक क्षेत्र है कालपेट्टा। कालपेट्टा, कालपेट्टा इसका एक क्षेत्र है, ये कालपेट्टा गांव है, ये बहुत फेमस है। तीसरी हिस्सेदारी है तमिलनाडु की, जो थोड़ी ही है, 5% हिस्सेदारी, लेकिन कहवा के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा हिस्सेदारी है। 5% की हिस्सेदारी तमिलनाडु की है। तमिलनाडु की बात हम कर लेते हैं। तमिलनाडु 5% हिस्सेदारी है। कितने प्रतिशत? 5%। इसके डिस्ट्रिक्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट की बात करें, नीलगिरी की पहाड़ियों का जो रीजन है, नीलगिरी और कोडई कनाल, कोडई कनाल, इसका जो क्षेत्र है इसमें कहवा की खेती की जाती है तमिलनाडु के रीजन में। थोड़ा इसकी भौगोलिक दशा की बातें हम करना तो भूल ही गए, सब कुछ बात हो गई, भौगोलिक दशा की बातें हम करना भूल गए। भौगोलिक दशा क्या है इसकी? भौगोलिक दशा 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस इसको तापमान की आवश्यकता होती है। 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता इसको होती है। वर्षा कितनी इसको चाहिए? क्या? तो देख लीजिए, 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस इसको तापमान की आवश्यकता है। और वर्षा भी इसको सर्वाधिक अच्छी खासी चाहिए, जो है 150 सेंटीमीटर से लेकर 250 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता इसको चाहिए होती है। तो हमने पेय फसलों के बारे में बात कर लेते हैं। और थोड़ा जो हम बात कर लेते हैं उन फसलों के बारे में जो व्यापार, जो कपड़ा उद्योग, जूट, ऐसे उनकी बात कर लेते हैं। कपास, ये भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रमुख खाद्यान्न फसल में ही है, जो कि खाद्यान्न फसल है। इसको अगर न कहें, ये वो फसलें हैं जो हमारी प्राइमरी आवश्यकताओं को पूरी करती हैं, उन फसलों में बात करते हैं। कपास है, यह किस कुल का पौधा है? अब तक तो हमने ग्रामीणी कुल के पौधे की बात कर रहे थे प्रमुख खाद्यान्न फसलों में। अब इसका यहाँ पे चेंज है, ये है मालवेसी कुल का पौधा। किस कुल का पौधा है? मालवेसी कुल का पौधा है। नया नाम मालवेसी कुल। मालवेसी कुल, इसको आप लिख लीजिए, मालवेसी कुल का पौधा है। और इसकी 2 प्रमुख प्रकार की खेती है जो किस्मों के अनुसार बटी हुई है। पहला देसी कपास, दूसरा अमेरिकन कपास। पहला है देसी कपास, देसी कपास, दूसरा अमेरिकन कपास। अभी उसके बारे में लिखते हैं। थोड़ा इसका जो नाम है इंग्लिश में, जो बायोलॉजिकल दृष्टिकोण से है, गॉसिपियम अर्बोरियम। गॉसिपियम अर्बोरियम, अर्बोरियम। और क्या है इसका नाम? एवं एक और नाम है,
यहीं तक ये खत्म नहीं होता। और एक नाम है गाहर बेरियम। क्या नाम है इसका? देसी कपास, गासिपियम अर्बोरियम, गाहर बेरियम, गाहर बेरियम। ये इसका इतना बड़ा नाम है, 3 भागों में इसका नाम है। आप इसको जरूर लिख लीजिए। देसी कपास, गासिपियम अराबोरियम एवं गाहर बेरियम। अब हम दूसरे नाम की बात करते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे? अमेरिकन कपास। दूसरा है अमेरिकन कपास, अमेरिकन कपास, अमेरिकन कपास। दूसरा इसका नाम क्या है? गाहिर सुटस। क्या है इसका नाम? गाहिर सुटस। यहां लिखते हैं गाहिर सुटस और बारबेंडस। बारबेंडस कौन है? गाहिर सुटस और बारबेंडस इसके नाम है। अब इसकी भौगोलिक दशा के बारे में बात कर लेते हैं। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी जो लावा निर्मित हो तथा भूरी काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। मिट्टी कैसी आवश्यकता होती है? लावा निर्मित काली मिट्टी तथा भूरी मिट्टी की आवश्यकता होती है। तापमान इसे 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की इसको आवश्यकता होती है। चलिए लिख लेते हैं इसको भी लिख लेते हैं। मिट्टी मिट्टी काली, लावा निर्मित, भूरी मिट्टी। तापमान इसे 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस इसको तापमान की आवश्यकता होती है। लिख लीजिए, काली मिट्टी, लावा निर्मित, भूरी मिट्टी तथा टेम्परेचर 20 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस इसको तापमान की आवश्यकता पड़ती है। और एक चीज और खास है, इसे पाला की आवश्यकता पड़ती है। जो तापमान में इसे पाला कहते हैं ना, पाला हम पढ़ेंगे जीएस के सेक्शन में। 200 दिन का इसको पाला भी चाहिए। कितने दिन का? खास चीज है, इसको नोट कर लीजिए। 200 दिन का इसके पाला और स्वच्छ आकाश की आवश्यकता होती है। इसे स्वच्छ आकाश की भी आवश्यकता होती है, मतलब खुले आसमान, जब जो कि धूप आ सके, इसको लग सके। स्वच्छ आकाश की भी इसको आवश्यकता होती है। और इसे वर्षा की 50 से 100 सेंटीमीटर आवश्यकता होती है। वर्षा कितनी इसको चाहिए? 50 से 100 सेंटीमीटर इसको वर्षा की आवश्यकता चाहिए। वर्षा 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता इसको चाहिए होती है। कपास की दृष्टि से भारत की दृष्टि से कपास का जो उत्पादन होता है प्रथम स्थान पे है। राज्यों में अगर देखा जाए, गुजरात पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर तेलंगाना। उत्पादन देख लिया जाए, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना ये 3 राज्य सर्वाधिक उत्पादक करता है। गुजरात, महाराष्ट्र, तीसरा तेलंगाना। तीसरा कौन है?
तेलंगाना ये मुख्य राज्य है। यहाँ हम बात कर लिए कपास की। अब दूसरे हमारे जो ये कपड़े और कालीन और रेशेदार फसल की बात है, दूसरे में चलते हैं जूट के तरफ। जूट को कैसी खेती फसल कहा जाता है? रेशेदार फसल कहा जाता है। जूट को कैसे खेती कहा जाता है? जूट को रेशेदार फसल में इसका नाम दिया जाता है, जूट रेशेदार फसल। रेशेदार फसल रेशेदार फसल है। भौगोलिक दशा की बात कर लेते हैं। तापमान इसको 25 से 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान की इसको आवश्यकता होती है। कितनी तापमान की आवश्यकता होती है? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस की इसको तापमान की आवश्यकता होती है। वर्षा इसे भी थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए होती है। 100 से 200 डिग्री सेल्सियस 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता इसको होती है। मिट्टी की बात कर लेते हैं। इसको मिट्टी की आवश्यकता दोमट मिट्टी तथा नदियों द्वारा जो कछारी मिट्टियों में इसका खेती सर्वाधिक अच्छे तरीके से की जाती है। जूट की खेती दोमट मिट्टी और नदियों द्वारा जो लाई गई गाद होती है, जो कछारी मिट्टी जिसको बोला जाता है, उस पर जूट की खेती अच्छी की जाती है। और इसकी एक चीज़ आपको बता दें, जो भारत के दृष्टिकोण से देखा जाता है, इसकी औसत उपज 2000 से लेकर 2100 केजी इसकी औसत उपज हो जाती है। कितनी औसत उपज? 2000 से लेकर 2100 केजी इसकी औसत उपज हो जाती है। जिसमें एक हमारा प्रमुख राज्य है जो सर्वाधिक उत्पादन करता है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का 60% उत्पादन में हिस्सेदारी रहती है। भारत के जूट उत्पादन में बंगाल की 60% हिस्सेदारी रहती है। चलिए हम इसको लिख देते हैं। क्या है? भौगोलिक तापमान, भौगोलिक दशा, भौगोलिक दशा। मिट्टी हमने बताया कौन सी चाहिए इसको? दोमट, दोमट नदियों वाली कछारी, नदियों वाली कछारी, कछारी मिट्टी इसको आवश्यकता होती है। वर्षा कितनी चाहिए इसको? वर्षा कितनी चाहिए? 100 से 200 सेंटीमीटर इसको वर्षा चाहिए होती है। वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर अच्छी खासी वर्षा होती है। 200 सेंटीमीटर वर्षा इसको आवश्यकता होती है। और तापमान इसको 25 से 30 डिग्री सेल्सियस है, कहीं कहीं 35 डिग्री सेल्सियस भी इसका वर्णन दिया गया है, लेकिन हम मान के चलिए मान लेते हैं 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान। 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तापमान हम लिख देते हैं। किताबों में थोड़ा सा हेरफेर हो जाता है, कहीं 25 से 30 है, कहीं 25 से 35 है। थोड़ा सा नेट के एनालिसिस करके 25 से 35 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। और एक चीज़ और हम आपको बताए थे, औसत उपज इसकी, औसत उपज, औसत उपज कितनी है इसकी? 2000 से लेकर 2100 केजी। कितनी है औसत उपज? 2000 से लेकर 2100 केजी इसकी औसत उपज होती है। हिस्सेदारी की बात कर लेते हैं। बंगाल की हिस्सेदारी, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, क्योंकि इसको मिटा के फिर से रुक जाइए, फिर से लिखा जाता है। उत्पादन, उत्पादन पश्चिम बंगाल 60% इसकी हिस्सेदारी रहती है। 60% मतलब आधा से ज्यादा इनकी हिस्सेदारी जूट के उत्पादन में रहती है। चलिए अब हम दूसरे 2-3 और
खाद्यान्न फसल बच गई है, उसकी बात कर लेते हैं। जिसमें एक महत्वपूर्ण है, देखा जाए तो तीनों महत्वपूर्ण है। रबड़, रबड़ का उत्पादन और खेती है थोड़ा लेट हुई है। 1902 में, कब? 1902 में इसकी खेती पेरियार नदी के किनारे शुरू हुई है। पेरियार नदी के किनारे, साउथ रीजन में पेरियार नदी, ध्यान रखिएगा, साउथ रीजन है, दक्षिणी भारत है। पेरियार नदी के किनारे से खेती शुरुआत की गई है 1902 में। कुछ वृक्ष लगाकर, ज्यादा खेती नहीं, कुछ वृक्ष लगाकर, ध्यान रखिएगा, कुछ वृक्ष लगाकर इसकी खेती शुरुआत की गई है। और भौगोलिक दशा की बात कर लेते हैं। इसका जन्म स्थान और इसके विषय में हम जो जन्म स्थान किन फसलों कहाँ है, एक हम आपको वीडियो उस पर बना के हम दे देंगे। बीच बीच में इसको याद करना तो लिख लीजिए। इसका जन्म स्थान ब्राजील है, ब्राजील इसका जन्म स्थान है। भौगोलिक दशा के बारे में बात कर लेते हैं। रबड़ की खेती के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। भौगोलिक दशा, तापमान 25 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस। कितनी तापमान? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है इसे। और इसे वर्षा भी अधिक चाहिए होती है। वर्षा इसको 100 से 200 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। ज्यादा वर्षा लेता है ये, 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यकता होती है इसे। और मिट्टी की बात कर लेते हैं। ये लेटेराइट मिट्टी और चिकनी दोमट मिट्टी में इसका खेती की जाती है। इसकी खेती 3 प्रकार की मिट्टी में की जाती है। लेटेराइट, चिकनी, दोमट में इसकी खेती की जाती है। और इसको रबड़ प्राप्त करता वाले राज्य जो उत्पादन सर्वाधिक करते हैं, जिसमें केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक है। रबड़ के उत्पादन सर्वाधिक साउथ के रीजन में होता है, जिसमें केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक सर्वाधिक उत्पादन करते हैं। विश्व के परिप्रेक्ष्य से इसकी हिस्सेदारी कितनी है? 1.47%। कितना है? 1.47% रबड़ की हिस्सेदारी भारत से विश्व के परिप्रेक्ष्य से की जाती है। और ये जो वृक्ष होता है, रबड़ का ये जो वृक्ष है, रबड़ का वृक्ष जो है, इससे जो प्राप्त होता है, ये लैक्टस नामक, इससे दूध निकाला जाता है रबड़ की खेती करके। उससे कच्चा रबड़ प्राप्त किया जाता है। कौन सा? पहले कच्चा रबड़ प्राप्त किया जाता है, जिसमें कौन कौन से राज्य हैं? केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। पहला केरल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा कर्नाटक। भारत की हिस्सेदारी 1.47%। भारत की हिस्सेदारी कितनी है वर्ल्ड लेवल से? 1.47% इसकी हिस्सेदारी है। चलिए, 2 फसलें हमारी और बची हैं, तंबाकू और नारियल। तंबाकू की खेती की जाती है। तंबाकू की पत्तियां तोड़कर जब इनको अलग अलग प्रकार और स्वाद में बांटा जाता है, तो इसकी जो खेती होती है, ये प्रक्रिया को कहते हैं रचाई। ये जो प्रक्रिया होती है
पत्तियों को सुखाने की, तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की, स्वाद उत्पन्न करने की प्रक्रिया को रचाई कहते हैं। इसको 50 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। 50 से 60 सेंटीमीटर इसको वर्षा की आवश्यकता होती है। तंबाकू को कितने वर्षा आवश्यकता होती है? 50 से 60 सेंटीमीटर वर्षा। 50 से 60 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। यह बलुई मिट्टी में उत्पादन किया जाता है। इसका कैसी मिट्टी में उत्पादन किया जाता है? बलुई मिट्टी में इसका उत्पादन किया जाता है। भारत का विश्व के परिप्रेक्ष्य से तंबाकू में का उत्पादन में 8% हिस्सेदारी है। कितनी है? 8% हिस्सेदारी है भारत की तंबाकू के क्षेत्र में। और उत्पादनकर्ता में राज्य है गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये राज्य हैं। कौन? गुजरात, आंध्र प्रदेश राज्य हैं। गुजरात, आंध्र प्रदेश ये राज्य है। अब चलिए तीसरी फसल की बात कर लेते हैं। हमने इसके टेम्परेचर की बात तो नहीं की। चलिए तापमान लिख लीजिए। 15 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस इसको तापमान की आवश्यकता होती है। कितनी आवश्यकता होती है? 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता इसको होती है। अब बात करते हैं नारियल की। यह उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला पौधा है, पौधा का पेड़ है नारियल। उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला ये पौधा है। के क्षेत्रों में इसकी कृषि की जाती है। इसकी भौगोलिक दशा 20 से 25, भौगोलिक दशा इसकी कितनी है में देखा जाता है 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर इसको 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की इसको आवश्यकता रहती है। कितनी आवश्यकता रहती है इसको? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। इसकी हाइट जान लीजिए 100 से लेकर 800 मीटर के रेंज में इसकी हाइट होती है। जो पर्वतीय ढालों के अनुसार इसकी हाइट चेंज होती रहती है। जिसमें मिट्टी का देखा जाए तो इसमें नारियल की खेती के लिए रेगड़ सर्वाधिक प्रमुख, रेगड़ और दोमट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? रेगड़ और दोमट मिट्टी की आवश्यकता नारियल की खेती के लिए होती है। भारत इसका तीसरा लार्जेस्ट उत्पादक देश है। भारत इसका कौन सा उत्पादक देश है? तीसरा लार्जेस्ट उत्पादक देश है। इसमें केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक सर्वाधिक उत्पादन करता है नारियल के। पहला है केरल, कर्नाटक